हमें आपकी लड़की पसंद है। मैं चाहती हूँ कि शादी 1 महीने के अंदर ही हो जाए, क्योंकि उसके बाद शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं आ रहा है। संगीता जी फोन पर अर्चना जी से बोली। जी मैं राधिका के पापा से बात करके आपको बताती हूँ, अर्चना जी बोली। अर्चना जी फोन रख मनोहर जी से बोली। सुनिए राधिका के पापा, हमारी राधिका लड़के वालों को पसंद आ गई है, मगर वे लोग चाहते हैं कि शादी 1 महीने में ही हो जाए। मनोहर जी बोले, इतनी जल्दी शादी? मैं सारा इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर पाऊंगा? अर्चना जी बोली, हमारी राधिका बड़े नसीबों वाली है, तभी तो इतना अच्छा खानदान मिल रहा है। राधिका उतने में ऑफिस से आ गई। अर्चना जी ने राधिका को भी एक खुशखबरी सुनाई। माँ, मगर 1 महीने में शादी, हम कैसे इतनी जल्दी सारा इंतजाम कर पाएंगे? राधिका बोली। मनोहर जी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। राधिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पिता मनोहर जी एक साधारण नौकरी पर कार्यरत थे। अपनी कमाई से जैसे तैसे वो घर खर्च निकाल लेते थे। राधिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर जल्द ही नौकरी पर लगकर अपने पापा का आधा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। राधिका का जहां रिश्ता तय हुआ था, वे लोग बहुत पैसे वाले लोग थे। राधिका की सास संगीता जी ने राधिका की सुंदरता और काबिलियत देखकर उसे अपने बेटे रजत के लिए पसंद किया था। रजत को भी राधिका पहली नजर में ही भा गई थी। जब से राधिका के घर वालों को यह पता चला था कि लड़के वाले 1 महीने में शादी करना चाहते हैं, तब से वे लोग थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि वे मध्यम वर्गीय लोग थे। इतनी जल्दी शादी की तैयारियों में पैसा लगाना उनके बस की बात नहीं थी। फिर भी मनोहर जी शादी की तैयारियों के लिए पैसे जुटाने में लग गए। राधिका ने भी अब तक जो कुछ भी कमाया था वो बैंक से निकाल लाई, और मनोहर जी के पास भी जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने शादी में खर्च करने को बैंक से निकलवा ली, और वे सब शादी की तैयारियों में जुट गए थे। कपड़े लत्ते, ज्वेलरी, सब कुछ राधिका के लिए खरीद लिया गया, और आखिरकार शादी का कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हो गया। राधिका के पापा मनोहर जी से जो भी बन पाया वो सारा इंतजाम उन्होंने शादी में किया था, मगर राधिका की सास संगीता जी को लड़की वालों की तरफ से शादी में की गई कोई भी व्यवस्था पसंद नहीं आई। वे शादी में तो कुछ ना बोली, मगर शादी संपन्न होने के बाद दूसरे ही दिन अपने पति सौरभ जी से बोली, क्या खाक इंतजाम किया था राधिका के घर वालों ने। हमारे घर के नौकर भी उनकी शादियों में इससे अच्छी व्यवस्था करते हैं। मुझे तो हमारे मेहमानों के सामने शर्म महसूस हो रही थी, ये बताने में कि मैं ऐसे फटीचर घर से बहू लेकर आई हूँ। अगर हमें पहले बता देते कि शादी में खर्चा करना उनकी औकात से बाहर है, तो हम शादी का पूरा खर्चा उठा लेते। कम से कम मेहमानों के सामने ये बेइज्जती तो नहीं सहन करनी पड़ती। सौरभ जी बोले, भाग्यवान लड़की वालों के हालात तुम जानती तो हो, फिर क्यों कुड़कुड़ कर रही हो? बहू कल ही ब्याह कर आई है, जाओ उसके साथ मधुर रिश्ते बनाओ। मैं तो चाहता हूँ कि ये घर हमारी बहू की हंसी से हमेशा खिलखिलाता रहे, घर में कभी कोई कलह का वातावरण ना बने, और इसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम तुम्हें लेनी होगी संगीता, क्योंकि बहू के सबसे ज्यादा करीब उसकी सास ही होती है, और अगर तुम उसे प्यार और सम्मान नहीं दे पाओगी तो वो भी तुम्हें कभी अपना नहीं समझेगी। हमारा एक बेटा और एक बेटी पहले से है, अब तुम समझना कि घर में बहू के रूप में दूसरी बेटी आई है। संगीता जी मुंह बनाकर बोली, आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब अपने तरीके से संभाल लूंगी। वैसे भी आपको क्या पता इन सब चीजों के बारे में, आपको तो बस चुप रहना आता है। मगर मुझे लगता है कि जब तक आप सामने वाले को उसकी औकात नहीं दिखाते, उसे अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं होता और वो सिर पर बैठ जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल को बहू हमारे ही घर में हम पर राज करे। मैं पहले दिन से ही उसे ये बताकर रखूंगी कि उसके मायके में उसने देखा ही क्या है। सौरभ जी बोले, संगीता तुम्हारी बातों से मुझे बगावत की बू आ रही है। जहां तक संभव हो सके हमारे घर की शांति भंग मत होने देना, ये मेरी सलाह है, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। संगीता जी रसोई में आई तो देखा राधिका नहा धोकर रसोई में आ चुकी थी। राधिका संगीता जी को देखते ही बोली, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, बताइए खाने में क्या बनाना है? खाने में क्या बनाना है वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी बहू, पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये घिसे पिटे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे कपड़े तुम्हारे मायके में पहनते होंगे, यहाँ नहीं, समझी? रात को मैंने तुम्हें एक हैवी साड़ी दी थी और कहा भी था कि कल तुम ये साड़ी पहन लेना, वो साड़ी क्यों नहीं पहनी तुमने? संगीता जी बोली। राधिका बोली, मम्मी जी
दरअसल वो साड़ी बहुत हैवी थी, तो मैंने सोचा कि ये कॉटन का सूट पहन लेती हूँ ताकि रसोई में काम करना आसान हो जाए। इतनी हैवी साड़ी पहनकर रसोई में काम करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि मुझे रसोई में साड़ी पहनकर काम करने की आदत भी नहीं है। संगीता जी बोली, हमारे यहाँ ऐसे हैवी कपड़े ही पहनते हैं, तुम्हारे मायके में तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खैर, तुम्हारे मायके में तो तुम ये फटीचर जैसे ही कपड़े पहनकर घूमती हो, लेकिन यहाँ ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। यहाँ तुम्हें हमारे तौर तरीकों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तुमने पहले दिन ही ये बेतुका सूट पहनकर साबित कर दिया कि तुम अपने मायके से कैसे फटीचर जैसे कपड़े लाई हो। अब से तुम तुम्हारे मायके वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनोगी, और मैं जो कपड़े तुम्हें दूंगी तुम्हें वही पहनने होंगे। आज सास संगीता जी की बातें सुनकर राधिका के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। उसके मायके वालों के लिए इतने कड़वे शब्द उससे सहन नहीं हो रहे थे। मन तो किया कि सास को अभी जवाब दे दे, क्योंकि सहन करने से सामने वाले की ताकत बढ़ती है, मगर वो इन कड़वे शब्दों के घूंट पीकर रह गई और उसने हौसला नहीं हारा। उसे रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी थी, और उसकी माँ ने भी तो उसे यही संस्कार दिए थे कि बेटा कभी भी अपनी बात को ऊंची आवाज में मत कहो, तभी बोलो जब अति हो जाए। राधिका सास द्वारा दी हुई हैवी साड़ी पहनकर आ गई। संगीता जी ने खाना बनाने वाली रमा से कहा कि नई बहू के साथ मिलकर खाना तैयार कर देना, और रमा तुम तो जानती ही हो कि खाने में हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, वही सब बना देना। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। पनीर टिक्की, ड्राई फ्रूट से बना हलवा, आम का रस, मलाई कोफ्ता। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर रमा ने सर्व कर दिया। रजत, सौरभ जी, रजत की छोटी बहन यान्शी सभी साथ में खाने के लिए बैठ गए। राधिका ने अपनी प्लेट में सिर्फ सलाद लिया और वो खाने लगी। रजत बोला, क्या हुआ राधिका, तुम इतना सारा खाना छोड़कर सिर्फ सलाद क्यों खा रही हो? संगीता जी बोली, राधिका ने अपने मायके में कभी इतना हैवी खाना कहाँ खाया होगा। इसके मायके में तो दाल रोटी चावल यही बनता होगा, इसलिए उसे इतना हैवी खाना खाने की आदत कहाँ होगी। खाना खाते हुए सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। दरअसल रजत, सौरभ जी और यान्शी किसी को भी संगीता जी के ये शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगे, और राधिका, वो तो बेचारी सुबह से यही सब सुन रही थी। देखते देखते 4 दिन बीत गए, मगर संगीता जी के तानों की बौछार खत्म कहाँ होने वाली थी। संगीता जी हर रोज किसी न किसी बात पर राधिका को टोके जा रही थी। राधिका ने जब अपनी माँ द्वारा दिए गए बर्तन निकाले तो संगीता जी हंसते हुए बोली, बस अब यही बाकी रह गया था, इसके मायके से आए ये हल्के बर्तन, जिनको अब हमें हमारे नौकरों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऐसे बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। राधिका फिर मन मार कर रह गई। आज उसकी माँ के द्वारा दिए गए बर्तनों का अपमान उसे अपनी माँ का अपमान प्रतीत हो रहा था। हर रोज अपने मायके वालों के लिए ताने सुनना राधिका के लिए मुश्किल होता जा रहा था। रात को सभी फिर से साथ में खाना खाने बैठे, तब राधिका को कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो टेबल से उठकर चली जाए, ताकि उसे फिर सासू माँ का कोई ताना ना सुनना पड़े। राधिका को कुछ खाते ना देख रजत बोला, राधिका, जब से शादी हुई है देख रहा हूं तुम ढंग से खाना नहीं खा रही हो। कहकर रजत उसके लिए एक प्लेट में खाना परोसकर उसे खाने के लिए मनाने लगा। संगीता जी बोली, रजत, तू क्यों बहू से बार बार खाना खाने के लिए जिद कर रहा है? इससे ये हैवी खाना नहीं खाया जाएगा। इसने अपने मायके में देखा ही क्या है? सौरभ जी बोले, संगीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बहू को ब्याह कर आए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, और तुम बात बात पर उसको और उसके मायके वालों को नीचा दिखा रही हो। संगीता जी बोली, देखा नहीं आपने शादी में कैसा इंतजाम किया था इसके मायके वालों ने, और कैसे फटीचर जैसे कपड़े दिए हैं इसको यहाँ पहनने के लिए। इसके लिए तो ये खाना 56 भोग जैसा है। इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खाना देखा तक नहीं होगा। भला इससे ये खाना कैसे खाया जाएगा? राधिका बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने कभी वहां इतना हैवी खाना नहीं खाया, मगर मेरे मायके में मुझे खाना खाकर नींद अच्छी आती थी। भले वहां ऐसे 56 भोग नहीं परोसे जाते थे, मगर उस खाने में से घमंड और तिरस्कार की बू नहीं आती थी। यहाँ तो आपके तानों ने ही मेरा पेट भर दिया है, इसलिए इतना खाना होते हुए भी मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इतने महंगे कपड़े या इतने महंगे गहने पहनने का क्या फायदा, जब आपको ये सब शौक नहीं, बंधन महसूस हो। आपने जैसे चाहा मैं वैसे ढलने की कोशिश करती गई मम्मी जी, मगर आपके तानों से नहीं बच पाई, और मेरे मायके वालों पर ये उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है।
एक बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, फिर भी आपको शादी में कमी ही नजर आई। संगीता जी बोली, तुम्हारे पापा की सही परिस्थिति नहीं थी तो हमें कह देते, हम तुम लोगों को पैसा दे देते ताकि तुम लोग शादी में दिल खोलकर खर्च कर लेते। कम से कम इतने मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। राधिका बोली, मम्मी जी, हम लोग गरीब जरूर हैं मगर स्वाभिमानी हैं, और मेरे पापा ने कभी किसी के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाए। दूसरों से पैसा लेकर शादी में दिखावा करना ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। और आपको अगर मुझसे और मेरे घर वालों से इतनी दिक्कत थी तो आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? मुझे रजत जी के लिए क्यों पसंद किया? क्या सिर्फ इसलिए कि आप शादी के बाद मुझे और मेरे मायके वालों को ताने दे सके? एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर ससुराल आती है, कितने सपने संजोए होते हैं उसमें, मगर जब ससुराल में हर पल उसे उसके मायके वालों के लिए व्यंग्य सुनने मिले तो दिल छलनी हो जाता है। इतना कहकर राधिका रो पड़ी। रजत बोला, मम्मी, आपके व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जैसा अपनी बहू के साथ करेंगी वैसा ही व्यवहार आपको भी अपनी बहू से मिलेगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा रहे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी बोल रही हैं वो बोलने से पहले सोच ले, और आपने जो राधिका के मायके की रट लगा रखी है उसे छोड़ दे। सौरभ जी बोले, संगीता, तुम पहले से जानती थी कि राधिका के घर वाले बहुत ज्यादा संपन्न नहीं हैं। तुमने राधिका को उसकी सुंदरता और काबिलियत देखकर पसंद किया था, ना कि उसका घर परिवार देखकर। फिर किसी गरीब घर की बेटी लाकर उसको ताने मारना, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? मैं तो राधिका की हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो बेचारी लड़की इतने ताने सुनने के बाद भी आज तुम्हें प्यार से समझा रही है। वे राधिका की तरफ देखकर बोले, बेटा, तेरी हिम्मत ही तेरा हौसला है, इसे यूं ही बरकरार रखना। रजत की बहन यांशी बोली, मम्मी, सोचो, कल को अगर मेरे ससुराल वाले मुझे यूं ताने मारेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं भी तो कल किसी के घर की बहू बनूंगी। आप भाभी को इतने दिनों से कितना बुरा भला बोल रहे हो। ये सब देखकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही नफरत होने लगी है। संगीता जी को सबकी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो चुका था। संगीता जी ने अपनी बहू राधिका से माफी मांगी और बोली, राधिका, मैं शायद घमंड में चूर थी, इसलिए तुम्हारे मायके वालों को इतने ताने दे बैठी। मुझे माफ कर दो राधिका। आज तुम सबने मिलकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से मैं कभी राधिका को ताने नहीं दूंगी। दोस्तों, अक्सर संपन्न ससुराल की बहू अगर एक गरीब मायके की बेटी हो तो उससे कभी भी कोई भी आकर ताना मार देता है। क्या गरीब घर की बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या गरीब माता पिता की बेटियां बेटियां नहीं होती? जब हम किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसे वैसा ही प्यार और सम्मान दें जैसा हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।